हेलो स्टूडेंट। आज हम स्पेक्ट्रम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भारत में डचों का आगमन, उनकी गतिविधियों के बारे में जानते हैं। पिछली वीडियो में हमने पुर्तगालियों के बारे में जाना था, कैसे वह भारत आए, कैसे व्यापार किया उन्होंने और उनका प्रशासनिक कार्य कैसा रहा। सो गाइस, आज स्टार्ट करते हैं डचों का आगमन एवं गतिविधियाँ। स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली जो शक्तियाँ थी वो बिखर गई थी। 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उनका स्थान ग्रहण कर लिया था। 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहे थे। वो पुर्तगालियों द्वारा लाए गए पूर्व के सामान को लिप्सन पुर्तगाल की राजधानी थी, वहां से एडवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। जब पुर्तगाली भारत से यानी पूर्व से व्यापार करके लिप्सन लेकर जाते थे, वहां से डच क्या करते थे, एडवर्प और यूरोप के अन्य देशों जो बाजार थे यूरोप के, उनमें वो सामान को पहुंचाते थे। डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीकी तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किए। 17वीं शताब्दी में उन्होंने फल्टू शिप का निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज था। यह फल्टू शिप बेहद हल्का था और इसको खेने के लिए बहुत ही कम लोगों की जरूरत पड़ती थी। इससे आने जाने के खर्चों में कटौती हुई। डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाले पुर्तगाली जहाजों से श्रेष्ठ सिद्ध हुए। पुर्तगालियों के पास जहाज थे वो बहुत ज़्यादा बड़े भारी होते थे, उनको खेने के लिए ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ती थी। जबकि डचों के पास फल्टू शिप जैसे जहाज़ों का निर्माण हुआ, जिससे कि वो बेहद हल्के भी होते थे, उनको खेने के लिए कम जो लोगों की जरूरत पड़ती थी। डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया था। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का संकल्प किया था। डचों ने अंग्रेजों की भांति भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया मोड़ दिया। डचों की व्यापारिक कंपनी की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यह संस्था जो डचों की व्यापारिक कंपनी थी, पूर्णतः व्यापारिक एक संस्था थी। 17वीं शताब्दी में हॉलैंड रोम में आरंभिक वाणिज्यवादी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन चुका था। एम्स्टर्डम में 1609 में एक्सचेंज बैंक तथा 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम आरंभ हुआ। एशियाई वस्तुओं की बिक्री एम्स्टर्डम से होने लगी, जिससे कि यह पुनः निर्यात व्यापार एक प्रमुख केंद्र बन गया। एशियाई वस्तुओं के व्यापार द्वारा अधिक मुनाफा कमाने की महत्वाकांक्षा ने डचों को हिंद महासागर एवं एशियाई क्षेत्रों की ओर प्रवृत्त किया, क्योंकि जो एशिया से वस्तु लेके जाते थे उनसे बहुत ज़्यादा मुनाफा होता था, और इसी महत्वाकांक्षा ने डचों को भी भारत की तरफ आकर्षित किया। आगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डच को पूर्व की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। कर्नेलियस डी हालमेंटन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बताम पहुंचा। इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। कर्नेलियस ही था जो सबसे पहले भारत आया था, और उसने ही आगे कंपनी के रूप में डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो व्यापार के लिए प्रोत्साहित किया। मार्च 1602 में डच संसद द्वारा एक उद्घोषणा डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। उद्घोषणा से पारित हुई। कई समतट एवं डच समृद्ध व्यापारी इसमें सम्मिलित थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनियां थी कि कुल आर्थिक पूंजी कितनी थी, 65,000 से लगभग 65 लाख थी, और कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली थी। कंपनी का पूर्वी केंद्र बटाविया में स्थित था। जब कंपनी डच संसद द्वारा पारित करके यह लगभग इसमें कई समतट और उद्यम समृद्ध व्यापारी थे। 65 लाख की गिल्डर थी प्रारंभिक पूंजी जो कंपनी की थी, और भूमध्य सागर के पूर्व से ही व्यापार करने की इन्हें अनुमति मिली थी। डच ने भारत और हिंद महासागर क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियां देते हुए अनेक बस्तियां और व्यापारिक केंद्र की स्थापना की। भारत में डच संस्थापना की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि पुलिगट स्थित मेलगिडिया के दुर्ग को छोड़कर शेष सभी बस्तियां अदुर्गीकृत थी। जो डच थी इनकी एक ही विशेषता थी, पुलिगट में एक गेल्ड्रिया के दुर्ग को छोड़ के जिसकी सारी बस्तियां थी वो अदुर्गीकृत थी। भारत के पूर्व भाग और पूर्वी तट के क्षेत्र और पश्चिमी तटों पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1605 में मछलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, बिमिलीसपट्टनम, 1641 में, 1645 में करिकल में, 1653 में सिंचूरा में,
चिंसूरा में और 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टम तथा 1663 में कोचीन में डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डचों ने भारत के अतिरिक्त बाह्य सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी डचों ने अपना प्रभुत्व जमाया। डचों ने 1605 में अम्बियोना, 1619 में मसाला द्वीप तथा 1658 में श्रीलंका जीते। 1641 में मलक्का में भी डचों की पुर्तगालियों से पर विजय हुई। 1641 में मलक्का में डचों और पुर्तगालियों के बीच युद्ध हुआ और इसमें डचों की विजय रही। भारत में अपनी व्यापारिक दाख जमाने में डचों की स्थानीय शासकों ने से व्यापारिक सुविधाएं मिली। गोलकुंडा के सुल्तान, जिंजी, मुदरे, तंजावुर के नायकों ने डचों को कम शुल्क पर व्यापार करने की छूटें दी। कोचीन के मुटा शासन ने विशेष व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की, जिनसे सबसे महत्वपूर्ण थी पुड़ाकक्कड़ और करगानूर के मध्य क्षेत्र में काली मिर्च के एक व्यापार का एक अधिकार। पुड़ाकक्कड़ और करांगनूर के क्षेत्र के मध्य जो व्यापार होता था काली मिर्च का, उस पर डचों का अब एक अधिकार हो चुका था। उत्तरी तथा दक्षिणी रोमा में डचों को चुंगी से रियायत मिली तथा वस्त्र व्यापार में भी उन्हें मोहर शुल्क से मुक्त कर दिया गया, जबकि अन्य विदेशी कंपनियों को यह कर देना पड़ता था। पुर्तगाली सत्ता पर डचों की व्यापारिक संस्था वो एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। अब डचों को काफ़ी जगहों पर बिना शुल्क के, बिना चुंगी के व्यापार करने की सुविधा मिल चुकी थी, जबकि पुर्तगालियों को ऐसी कोई सुविधा अभी नहीं थी। मुनाफे और पूंजी पर नियंत्रण, उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनी की मुख्य कार्यनीति थी। 1632 में हुगली क्षेत्र को पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू कर दिया। जो हुगली क्षेत्र में 1632 तक पुर्तगाली थे, उनको भी अब डचों ने वहाँ से हटाना शुरू कर दिया था और 1658 में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटा दिया। 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। अब हर जगह पुर्तगाली थे वो हारते जा रहे थे अपने क्षेत्र को, और डच अपना क्षेत्र को बढ़ा रहे थे। एशियाई संपर्क के आरंभिक चरण में जो डच थे वो मूलतः काली मिर्च व मसालों के प्रति रुचि रखते थे और ये मसाले मुख्यतः इंडोनेशिया में मिलते थे और डचों का यह मुख्य केंद्र बन गया। इन्होंने कोरोमंडल तट से भारतीय वस्त्रों को दक्षिण पूर्व एशिया में लाकर भारी मुनाफा कमाया। मद्रास के दक्षिण में दासपट्टम विशेष वस्तु हेतु प्रसिद्ध था। एशियाई व्यापार में पुर्तगाली व्यवस्था को तोड़ने के लिए डचों ने उनके जहाजों पर प्रहार किया, ऑस्ट्रेलिया अड्डों पर आक्रमण कर दिया। अब हर जगह डच पुर्तगालियों की जो व्यवस्था को तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, उनको हर एक क्षेत्र से निकाल रहे थे। मुसलीपट्टनम से नील का निर्यात किया जाता था। डचों ने सोरे के निर्यात व्यापार को बहुत प्रोत्साहित किया। अफीम, रेशम और सूती वस्त्र को जावा और चीन में बेचकर डचों ने लाभ कमाया। डच दलालों के माध्यम से बुनकरों से संपर्क करते थे। वैसे कभी कभी वे कारीगरों को सीधा रोजगार दे देते थे। गोलकुंडा के एक गांव के निवासी जब लगान नहीं चुका सके तो डचों ने लगान की रकम चुकाकर उन्हें सेवाएं प्रदान की। 1650 के दशक में डच कंपनी ने कासिम बाजार में सेवा रेशम की चक्री का उद्योग स्थापित कर लिया। समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डचों ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूर्व में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त सुनिश्चित कर लिया। मसाले के व्यापार पर उनके एकाधिकार, कंपनी की संपत्ति और उनकी योग्यता ने इन सभी क्षेत्रों में व्यापार में उनकी एक बड़े हिस्से को सुनिश्चित कर दिया था। पुर्तगालियों द्वारा नियंत्रित अंतर एशियाई व्यापार पर डचों ने कब्जा कर लिया था। पुर्तगालियों के नियंत्रित क्षेत्र गोवा, मालाबार के कारखाने और श्रीलंका के साथ उनके दालचीनी के व्यापार पर कई आक्रमण किए गए। व्यापार के दिनों में गोवा को चारों तरफ से बंद कर दिया गया। 1641 में मलक्का पर कब्जा किया। 1655-56 में कोलंबो और 1659 से 63 में कोचीन पर कब्जा हासिल कर लिया गया। इसके साथ ही डचों ने वास्तविक रूप से पुर्तगालियों का वर्चस्व समाप्त कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इनके सामने अंग्रेज आ चुके थे और अब इनका जो संघर्ष था अंग्रेजों के साथ स्टार्ट हो चुका था। डच अंग्रेज संघर्ष में उन्होंने यमुना घाटी और मध्य भारत में नील का उत्पादन, कपड़ा एवं सिल्क का बंगाल से, गुजरात, कोरामंडल, बिहार एवं सालपीटर से सोरा, अफीम तथा चावल का उत्पादन गंगा घाटी से किया। 17वीं शताब्दी के मध्य में भारत तथा
हिंद महासागर के क्षेत्र में प्रभुत्व की स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गया। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 3 आंग्ल डच युद्ध हुए, यूरोप में लड़े गए, जिनमें से अंग्रेज की विजय हुई। 3 युद्ध हुए डचों और अंग्रेजों के बीच में, और तीनों युद्धों में अंग्रेजों की विजय हुई। 1717 में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी थी। 1717 से स्टार्ट हो गया था डचों का पिछड़ना, और तीसरे एंग्लो डच युद्ध 1672-74 में सूरत और बॉम्बे को अंग्रेजों की नई बस्तियों के बीच संचार निरंतर ध्वस्त होने लगे। 2-3 अंग्रेजी जहाजों पर बंगाल की खाड़ी में कब्जा कर लिया गया। 1759 में बेदरा युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने पर भारत में डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गई और डच शक्ति पूर्वी एशिया की द्वीप तक सिमट कर रह गई। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है डचों और अंग्रेजों के बीच में, और यहाँ पर भी डचों की हार होती है। अब डच शक्तियाँ पूर्वी एशियाई द्वीपों तक ही सिमट कर रह गई थी। लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध काम नहीं आ सकी। आरंभिक वर्षों में डचों व अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे, किंतु व्यापारिक प्रतिद्वंदता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया, परंतु बाद में अंग्रेज उन्हें नहीं दबा सके। डचों का आपको देखते हैं डचों का पतन। डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी, जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत ही कम होता था, इसलिए वे अपने निजी व्यापार से ज़्यादा सक्रिय रहते थे। उनका जो डच कंपनी में काम करते थे कर्मचारी, उनका वेतन कम होता था, इसलिए वह अपना निजी व्यापार को ज़्यादा ध्यान से करते थे। प्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। अधिकारियों की उपेक्षा नीति के कारण डच कंपनी को निरंतर जो उनकी स्थिति थी खराब होती गई। हॉलैंड लंबी अवधि तक पराधीन रहा, इसलिए उनके पास साधनों की पर्याप्तता नहीं थी, जबकि दूसरी ओर इंग्लैंड सदा स्वाधीन रहा, उसके पास साधनों की प्रचुरता थी। इसलिए इंग्लैंड अपनी इच्छा के अनुसार साधनों एवं शक्तियों में वृद्धि करने तथा आवश्यकता अनुसार उनका उपयोग करने में भी सफल रहा। बाद के वर्षों में डच व्यापारियों ने भारत की अपेक्षा दक्षिण पूर्वी एशिया के मिसालों के द्वीपों की ओर अपना ध्यान एकत्रित किया। द्वीपों में अपनी विकासात्मक गतिविधियों को केंद्रित करने के कारण डचों को भारत में स्थित अपनी बस्तियों से हाथ धोना पड़ा। यूरोप में अपनी स्थिति खो देने तथा समुद्र पर अधिकार खो देने के पश्चात कोई भी शक्ति पूर्व में अपना प्रमुखता नहीं बनाए रख सकती थी। ऐसा ही डचों के साथ भी हुआ। डचों ने यूरोप में फ्रांसीसियों तथा अंग्रेजों से युद्ध करके अपनी शक्ति में ह्रास कर लिया था। इस कारण वे पूर्व में अपने साम्राज्य को कायम रखने में असमान हो गए।